So good morning everyone. This is class 9th science and chapter 3 is going on. We are discussing the structure of atom and in that I am asking you few questions related to the yesterday's class. So in yesterday class we have discussed about the various neutrons, protons, electrons, as well as we have discussed with you the structure that कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं, कहाँ पर न्यूट्रॉन्स होते हैं. फिर मैंने ये बताया कि स्लाइड के अकॉर्डिंग जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग के डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए, जिनमें कुछ सबसे पहले मॉडल दिया थॉमसन ने, फिर उसके अंदर कुछ एरर्स थे तो बोर्स ने उसको सही करके अपना मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, सॉरी पहले रदरफोर्ड ने फिर बोर्स ने दिया. ठीक है, पहले सबसे पहले थॉमसन, देन रदरफोर्ड, देन बोर्स. के बोर्स का मॉडल सबसे ज्यादा वी कैन से ट्रू था, तो इसलिए वो लास्ट में आया है. उसने रदरफोर्ड की भी शॉर्टकमिंग्स ओपन कर दी थी और उसके बाद आकर नेक्स्ट ग्रुप आपको समझाया था, एटम बॉम्ब की थोड़ी सी नॉलेज दी थी और ये बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन से वो होता है, न्यूक्लियर स्प्लिटिंग से हाई हीट एनर्जी निकलती है. मासेस के बारे में, चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के, ये सब आपको पता चला था कल के चैप्टर में. एंड अब उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ आपसे, जिसको पता होगा वो हैंड रेज करके आंसर देगा. क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा मेरा कि व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम. कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के? Yes, who will tell me the answer? Raise your hand. Who will tell me the answer? Raise your hand. 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के भी अंदर के पार्टिकल्स, एटम से भी और छोटे पार्टिकल्स. Yes, tell me बेटा. तीन कौन से पार्टिकल से मिलके बना है एटम? Shagun, tell me, what are Shagun Chaudhary? What are the 3 subatomic particles? Ma'am, they are electrons, protons, and neutrons. Okay, they are electron, protons, and neutrons. Yes, ma'am. ठीक है. और आपको फिर आगे बताना पड़ेगा कि इनमें से चार्जेस क्या है. आपको ये नेक्स्ट बच्चा बताएगा शगुन के अलावा कि व्हाट आर द चार्जेस ऑन देम. इन तीनों पे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इन पे चार्जेस क्या होते हैं. यस हिमांशी, यू कैन टेल. आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. बिग चार्जेस क्या होते हैं इन तीनों पार्टिकल्स पे? Ma'am, electrons have negative charge, protons have positive charge, and neutrons have no charge. Okay, electrons have negative charge, protons have positive charge और न्यूट्रॉन है जीरो चार्ज, नो चार्ज. क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द मासेस, व्हाट अबाउट द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन. कितना कितना मास बताया था मैंने? अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर बताया था? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, फिर भी आप कितना बता सकते हो? व्हाट अबाउट द मासेस? यस, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या इनके बारे में कितना मास बताया था आपको मैंने? जल्दी बताओ. कौन हैवी है, कौन लाइटर है? इसका मास किसके बराबर है? यस टेल मी. अगर आपको कांस्टेंट, मैंने कहा था कांस्टेंट वैल्यूज आपको क्वेश्चन पेपर में दी जाएंगी, पर कांस्टेंट की वैल्यूज याद हो तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद हो तो मैंने बोला था, क्या बताया था बताओ. Who want to tell? What is the mass of proton? What is the mass of electron?
Ma'am, protons and neutrons have a mass of 1 unit of hydrogen and वेरी गुड। 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर 1 यूनिट यानी कि 1 यू। हम Yes, एटॉमिक ma'am. मास को यू में नापते हैं, तो 1 यू के बराबर किसका वेट है? Ma'am, hydrogen. प्रोटॉन का। किसका वेट होगा? Protons. प्रोटॉन का Proton. वेट किसके बराबर होगा? 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। समझ रहे हो? दैट इज 1 यूनिट। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? मैम इलेक्ट्रॉन का मैम 1/2000 टाइम्स होता 1 बाय है। 2000 होगा, 2000वां हिस्सा उसमें से। ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 यू के भी छोटा हिस्सा होगा किसका? 1 इलेक्ट्रॉन का वेट अप्रोक्सीमेटली। और फिर नेक्स्ट न्यूट्रॉन का। मैम न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट होगा हाइड्रोजन से। न्यूट्रॉन का भी 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर यानी 1 यू होता है न्यूट्रॉन का भी। क्लियर हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. किसको ये बात क्लियर हुई है? सबको हो गई क्लियर? ये आपकी स्लाइड में ही है जो Yes, आपने कल ma'am. स्लाइड्स देखी थी, और आपके पास जो नोट्स होंगे उनमें सब चीजें हैं ये। Yes, ma'am. आर यू गेटिंग? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवर किया था? अब नेक्स्ट कोई और बच्चा बताएगा। हिमांशी का हो गया, शगुन चौधरी का हो गया आंसर। Who discovered proton? Who discovered electron? Who discovered neutron? This is the question. जल्दी जल्दी बताओ। Who will tell? Name of the scientist who discovered proton, electron, neutron. इतना टाइम नहीं होता है जितना तुम सोच रहे हो। जल्दी से आंसर आने चाहिए। हिमांशी तो बता चुकी है, कोई और बच्चा लेट अनदर ट्राई। Ma'am, electrons were discovered by Sir J.J. Thomson. Okay, electron was discovered by J.J. Thomson. Next. Neutron was discovered by Sir James Chadwick. Neutrons were discovered by Sir James Chadwick. Okay, very good. And ma'am proton were discovered by Ernest Rutherford. Okay. Protons were discovered by Ernest Rutherford, you are saying. ठीक है? Yes. तो ये एक हमारे टीचर हमको याद करने के लिए एक निमोनिक सा बताते थे, छोटा सा एक क्योंकि हम लोग जो भी चीजें साइंस की याद करते हैं या कुछ ऐसे एटम्स और ये सब याद करते हैं, उनकी डिस्कवरीज के लिए हमें कुछ कुछ सिखाया जाता था। तो हमारे सर हिंदी का सिखाते थे एक फॉर्मूला, ईंट पर नाच, ये सिखाया था हमको, ताकि क्या चीज किसने डिस्कवर करी है वो हम क्या कर सके, याद रख सके। इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन, इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन, प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन्स बाय चैडविक। James Chadwick. क्लियर हुआ? अब किसी को भूलेगा कि नहीं भूलेगा? ये याद रहेगा? Yes ma'am. तो प्रोटॉन्स बाय रदरफोर्ड, वैसे तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए बिना निमोनिक के भी, बट फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है हमसे नाम याद नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके अपनी मनमर्जी के निमोनिक भी बना सकते हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप कुछ और भी बना सकते हो, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इनका सरनेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंटिस्ट का, तो सरनेम याद लिखोगे तो भी पूरा नंबर मिलता है। न्यूट्रॉन बाय चैडविक, प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड and electron by Thomson. Clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो आप याद रख लो इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटम में ये। हु विल टेल मी? अदर स्टूडेंट विल टेल। जिसने आंसर बता दिया है शगुन चौधरी, शगुन सैनी, हिमांशी और इन लोगों ने आंसर बता दिया है। तो अब कोई और बच्चा ट्राई करेगा। वेयर आर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन एटम? कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये सब चीजें? टेल मी।
एटम होता है, एटम का डायग्राम आपको पता है, एटम के डायग्राम में ये चीजें कहाँ पर होती हैं? टेल मी। Who will tell? मैम प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, वेरी गुड कशिश। और बताओ। तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में अकेला होता है और कुछ नो नहीं होता मैम। उसके? यस, ये न्यूक्लियस है मान मैम लो, मे आई टेल? इसमें मैंने प्रोटॉन बना दिया येलो कलर का। और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? मैम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये दोनों मैम मैंने न्यूक्लियस के अंदर बना दिए। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? मैम अराउंड न्यूक्लियस। अराउंड कहाँ पर? आउटसाइड। मैम न्यूट्रॉन। आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ खाली जगह में भी हो सकता है। मैम शेल्स। मैम शेल्स सेल्स में होता है, शेल्स में। इसके पर्टिकुलर शेल्स होते हैं जिन्हें एनर्जी शेल्स कहते हैं, और उन एनर्जी शेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ ये येलो कलर का क्या है? येलो, आई एम सिग्निफाइंग बाय येलो, आई एम सिग्निफाइंग प्रोटॉन, आई एम सिग्निफाइंग प्रोटॉन। एंड ब्लू कलर का क्या बनाया है? और ब्राउन कलर के क्या बनाए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंज रहते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन, any three difference between proton and neutron, protons and electrons? Tell me any three difference between protons and electrons. जल्दी जल्दी बताओ, और कोई और बच्चा बताएगा अभी? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में थ्री डिफरेंस बताने हैं। यस, फास्ट, इतनी देर नहीं लगानी है आंसर बताने में। इतनी देर लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है फिर। टेल मी थ्री डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। शगुन और हिमांशी बस हाथ ऊपर कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, याद ही नहीं किया किसी ने कुछ भी। और मैंने कहा था कि आपको सब याद करना है, जो भी पढ़ाया जाता है अगले दिन पूछा जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? यस खुशी शर्मा, टेल मी थ्री डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैम प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। ओके, पहला डिफरेंस यही हो गया कि प्रोटॉन्स का पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है। And protons are present in the nucleus clouds and electrons are present in shells. ओके, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैम न्यूक्लियस। ओके वेरी गुड, लोकेशन का डिफरेंस आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल्स। ठीक है, क्लियर। And protons are heavier and electrons are lighter. Protons are heavier and electrons are lighter. Yes. Good. Now next question आपका आता है अब के your next question is there. मॉडल्स के ऊपर अब क्वेश्चन आएगा। तो कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जिसने सबसे पहले ये बताया कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में रहता है? उसने ये नहीं बताया कि शेल्स में कैसे रहता है, उसकी एनर्जी कितनी रहेगी कितनी नहीं, बट उसने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, एटम में शेल्स में रहते हैं। विच साइंटिस्ट वाज देयर दैट? यस, टेल मी। मैम थॉमसन। सबसे पहले किसने बताया कि शेल्स में रहता है, ये बोल रही हूं मैं। विच वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू टेल दैट इलेक्ट्रॉन्स इज इन आउटर स्पेस एंड इन शेल्स?
मैम Yes, Himanshi, tell. बोर। You want to tell, Himanshi? Tell me the answer. Which was the first scientist to tell that electrons revolves around the nucleus? Ma'am, Bohr scientist. बेटा रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था, बोर्स ने उसके शेल्स का एनर्जी इक्वल होता है ये बताया था। ये देखो, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर न्यूक्लियस, मास ऑफ एटम इज इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन द वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। ये रदरफोर्ड ने सबसे पहले बोला था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। उसने एनर्जी के बारे में की गलत उसकी वो थी, उसके एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन गलत थी। क्या इंफॉर्मेशन? वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल्स में जा सकते हैं, वो ये कहता था, जबकि एक इलेक्ट्रॉन एक अपने ही शेल में रहेगा अगर वो क्या कहते हैं हायर एनर्जी का है, अगर वो एनर्जी लूज करेगा और फिर वो अंदर वाले शेल में आ सकता है, ये कहा था बोर ने। तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं और ऑर्बिट्स में घूमते हैं, वो कौन होगा? रदरफोर्ड। ठीक है, ओके मैम। अब थॉमसन का मॉडल कौन बताएगा? हु विल टेल मी द थॉमसन्स मॉडल? यस, टेल मी थॉमसन्स मॉडल। बेटा टेल मी थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन का मॉडल क्या था? टेल मी स्टूडेंट्स। No one knows. प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है? थॉमसन का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाता है, या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा था? What has Thomson said? Who will tell me? एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा? थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर प्लम पुडिंग दिया था और वाटरमेलन दिया था। तो मुझे बताओ कैसे समझाया था उसने? कहाँ पॉजिटिव चार्ज, कहाँ नेगेटिव चार्ज, कैसे रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? उसने क्या बोला था? कल हमने समझा था ना थॉमसन का मॉडल। कौन समझाएगा थॉमसन का मॉडल? कोई ड्रॉ करना चाहता है तो ड्रॉ भी कर सकता है साइड में थॉमसन का मॉडल। बताओ मुझे। मैम, पॉजिटिव चार्ज इन स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इन स्फीयर, ये पूरा एक स्फीयर है, ठीक है, ये पूरा एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। मैंने पिंक कलर से ड्रॉ कर दिया, P फॉर पिंक, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव स्फीयर प्रोटॉन का ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर क्या बोला था? इसके अंदर कुछ नेगेटिव के लिए भी कुछ बोला था? यस मैम, बीज लाइक स्ट्रक्चर। जो मैम बीज जैसे पूरे तरबूज में बीज होते हैं अलग अलग जगह, वहां क्या रहेंगे बीच बीच में? मैम इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐसे घूमे रहेंगे, पर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये क्या रहेगा? पूरा का पूरा न्यूट्रल। ये भी बोला था उसने, समझ रहे हो? मैम। यस मैम। ऐसे करके आपका डायग्राम सब बना हुआ था कल वाले उसमें भी, कि नेगेटिव चार्ज बीच बीच में रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर होता है। और इसको, इस वाले मॉडल को किसने दिया था? थॉमसन ने। और थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया है? थॉमसन ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से क्या डिस्कवर किया है? मैम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए हैं। इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए हैं। थॉमसन ने पॉजिटिव स्फीयर का मॉडल बोला है, एंड थॉमसन ने ही ये इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर। और पहला मॉडल भी किसने दिया? वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है एटम का? थॉमसन ने दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं यहाँ पर। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा वन लाइनर के हु गेव द प्लम पुडिंग मॉडल एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर आ जाएगा थॉमसन। क्लियर हो गया?
आई होप क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट, व्हाट Yes, अबाउट द nucleus? What about the nucleus? What is the difference between the Thomson and the Rutherford model? इसमें इन्होंने पॉजिटिव स्फीयर बता के नेगेटिव चार्ज को बीच बीच में कह दिया, बट इसके और रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डिफरेंस बिटवीन है? हु विल टेल मी? यस, हु विल टेल मी बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल ऑफ थॉमसन एंड रदरफोर्ड? जल्दी बताओ, ये आपकी आज रिकॉल क्लास है, कल जो हमने पढ़ा कितना समझ में आपको आया है? जल्दी जल्दी बताया करो. What will be the difference between this kind of model of given by Thomson, वाटरमेलन मॉडल, एंड रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे, उसमें क्या डिफरेंस है? रदरफोर्ड ने क्या बोला है? रदरफोर्ड ने भी ऐसे ही बोला है क्या? स्फीयर होगा, बीच बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ये उन्होंने बोला है कि मतलब न्यूक्लियस जो होगा वो मतलब पॉजिटिव चार्ज का होगा सेंटर में. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होगा, उन्होंने बोला है रदरफोर्ड ने. साइज ऑफ द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? मैम प्रोटॉन, प्रोटॉन्स रहेंगे और न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे उसके अंदर. ये भी बोला है उसने कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी देयर इनसाइड द न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोला है? ma'am, Rutherford. they will revolve around the orbit. Ma'am, yes. Yes, the electrons will revolve in well defined orbits. आपको सोलर सिस्टम पता है ना, ऑर्बिट्स होते हैं उसमें भी. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी किस में मूव करेंगे? ऑर्बिट्स में. ये बोला है रदरफोर्ड ने. तो आप ऐसे बता सकते हो. और इसमें कोई न्यूक्लियस की बात नहीं करी थी, इसमें सिर्फ क्या बोल दिया था? पॉजिटिव स्फीयर. और इसमें कोई ऑर्बिट की बात भी नहीं करी थी, इसमें कहा था रैंडमली इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकते हैं, रैंडमली. क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो आप अगर कुछ चीज समझते हो और उसका डिफरेंस बिटवीन आता है तो दैट मीन्स आपको कंपैरिजन की चीज आनी चाहिए, कैसे इन दोनों चीजों में क्या अलग है. अब थर्ड आ गया रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक. कौन बताएगा मुझे कि रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक था? मैम कैन आई? यस, टेल मी अभिषेक. मैम उनके अकॉर्डिंग जो था मैम, उन्होंने बताया था कि जो एटम्स हैं वो सेल्स वो रिवॉल्व करते हैं, और लेकिन जो एक थ्योरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो वो एक टाइम पे न्यूक्लियस में गिर जाएगा. अच्छा, ठीक है. लेकिन मैम हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो चाहे आपका कोई भी सिंपल जनरली चीज हो, जब आप देखते हो कि कोई भी बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, दो तरह के मोशन है. रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तब भी वो एक्सेलरेशन कर सकती है. कोई बॉडी पर कम कर सकती है एज कम्पेयर टू अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूम रही है. सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो कंटिन्यूअसली क्या होगी? वो एक्सेलरेट होती है. ठीक है, एक्सेलरेट होना पड़ेगा उसको सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए. तो ऑर्बिट्स भी क्या है? सर्कुलर है. तो उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो क्योंकि उसको कर्व लेना होता है, कर्व लेने के वक्त क्या होता है? वेलोसिटी सेंटर की तरफ बढ़ानी पड़ती है, तभी ये कर्व ले सकते हो. वरना वेलोसिटी अगर सेंटर की तरफ नहीं बढ़ाओगे तो स्ट्रेट चले जाओगे, टेंजेंट हो जाएगी, टेंजेंट टच करके लाइन सामने जाना. तो ऐसा होता नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर में मूव करना ही है तो रदरफोर्ड कहता था कि ये एक्सेलरेशन करेगा अपनी एनर्जी लूज करके, और फिर फाइनली एक ऐसी जगह आएगी कि ये न्यूक्लियस में गिरेगा क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं बचेगी. वो कहना था रदरफोर्ड का. पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस में गिरता ही नहीं है, न्यूक्लियर में कोई हिट नहीं करता, न्यूक्लियस भी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है. तो ये क्या था? एक शॉर्टकमिंग थी, ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का. ठीक है, कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर ऑर्बिट में वो एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेशन के वक्त वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी लूज करनी चाहिए और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा एटम के, और जो कि अनस्टेबल कर देगा उस एटम को. पर ऐसा नहीं होता है. आमतौर पे एटम क्या होते हैं?
स्टेबल होते हैं। तो ये एक क्या था, नेगेटिव वो था, या फिर इसका प्रॉब्लम था, इस मॉडल का ड्रॉबैक था, क्योंकि वो इसकी रीजन नहीं बता पाया था कि एटम स्टेबल क्यों हो पा रहे हैं, जबकि एटम स्टेबल थे, एटम्स वर स्टेबल, बट रदरफोर्ड कुड नॉट गिव द रीजन कि वो क्यों स्टेबल है। क्लियर? तो इसको रीजन किसने दिया था? हु गेव द रीजन? नील बोर। नील बोर्स ने उसका रीजन दिया। ऐसा ही होता है साइंस में, पुराने साइंटिस्ट में अगर कुछ भी डिस्कवरी में कुछ शॉर्टकमिंग होती है तो नए साइंटिस्ट का यही रोल होता है कि वो उसकी ऐसा एक्सपेरिमेंट करे कि पुराने वाले की शॉर्टकमिंग्स को क्या कर दे, क्लियर कर दे, अपनी थ्योरी ला दे। ठीक है, यही होता है, साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं। साइंस में ऑलरेडी फैक्ट्स जो हिडन होते हैं उन्हीं को एक्सपोज करना होता है, उन्हीं को एक्सप्लोर करना होता है। यही साइंस सब्जेक्ट है, फैक्ट्स पे चलता है। सिर्फ आपको फैक्ट्स जो होते हैं डिस्कवर करने होते हैं। डिस्कवरी, साइंस इज ऑल डिस्कवरी। ठीक है, ऑलरेडी नॉलेज है यूनिवर्स में, बस उसको बस आपको एक्सपेरिमेंट्स करके, टेस्ट करके उसको बस सामने लाना है दुनिया के। बोर्स ने क्या कहा? बोर्स ने किस तरीके से रदरफोर्ड को क्या कहा उसने? Who will tell me? Who will explain Bohr's model? What does Bohr's proposed about the Rutherford's? बोर, हाँ बताओ। नील बोर ने जो किया था, मैं उनके रदरफोर्ड के जो फैक्ट्स थे और जो उनसे पहले जो फैक्ट्स थे अल्टर मेल्टर के, मैं वो सब जोड़ के और उन्होंने अपना एक अलग से फैक्ट बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके लिए सर्टेन ऑर्बिट्स ही अलाउड होंगे, और इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाएगा? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाएगा। एटम्स होते हैं वो सेल्स में, एनर्जी सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी लेवल्स, हाँ, इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या इन्हें एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है, एनर्जी शेल्स भी बोला जाता है। एनर्जी लेवल्स एक और नाम आप देखोगे दूसरी बुक्स में, जब आप देखोगे तो इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। इनमें ही इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इनका फिक्स्ड रेडियस होता है, इनका पूरा फॉर्मूला होता है एक एनर्जी लेवल का, और उसकी एक कांस्टेंट एनर्जी होती है, उस पाथ की एक कांस्टेंट एनर्जी होती है जिसमें वो एनर्जी लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन, उसी एनर्जी से घूम सकता है। क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल भी दिया था, जिसको बोलते हैं यस। क्या कहते हैं उस रूल को? बोर-ब्यूरी रूल। बोर-ब्यूरी रूल्स बोला जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसने एक रूल भी दिया था उसके एनर्जी। हाँ बताओ। यस, while revolving in these orbits the electron do not radiate energy. Electrons इनमें 2n² कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त कांस्टेंट एनर्जी में रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? आई होप आपको बोर्स का, नील बोर का मॉडल समझ में आया होगा। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके गुड। अब रदरफोर्ड बोर्स मॉडल, दोनों का मॉडल मिक्स हो गया। और एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट ऑर्बिट में आना भी है तो वो कैसे कर सकता है? एनर्जी रिलीज करके कर रहा है। और अगर एनर्जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहता है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा? इसे एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एनर्जी गेन करना पड़ेगा। अगर ये एनर्जी गेन करता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो लोअर से किस में आ सकता है? अपर शेल में आ सकता है। लोअर से कौन से शेल में आ सकता है? अपर या हायर शेल में आ सकता है, हायर एनर्जी लेवल में आ सकता है। और अगर हायर से उसे लोअर में जाना है तो क्या करेगा? रिलीज कर देगा एनर्जी को। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट शेल्स में जो है वो क्या है?
बोर्स-बरी मॉडल दिया है इन्होंने. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स वर सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी and the following are the rules or filling electrons in different shells. कितने maximum electrons आ सकते हैं किसी shell में, वो यहाँ दिए जाते हैं. Maximum number of electron in a shell is given by the formula 2n square, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी, नंबर ऑफ शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल या थर्ड शेल. इससे आप अगर शेल का नंबर डालोगे तो आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो के शेल हमारा फर्स्ट शेल है, आपको पता है शेल ऐसे ही लाइंड हुए हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल. ठीक है, तो इनमें ये के वाला कौन सा है, फर्स्ट शेल है, एल वाला कौन सा है, सेकंड शेल है, थर्ड है, फोर्थ है. तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, हाउ विल द इलेक्ट्रॉन्स कम हियर, समझ रहे हो. एन की जगह वही डालेंगे, अगर के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एन की जगह क्या डालेंगे, 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर क्या होता है, 2 into 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम कितना आ सकते हैं फर्स्ट में, 2. तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जा 2. सेकंड शेल, एल शेल का सेकंड शेल है, तो एन में 2 डाल दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 into 2 8, 4 2 जा. क्लियर. एल शेल में 8 आ सकते हैं. एम शेल का मैक्सिमम कितना है, एम शेल का नंबर कितना है, एन की जगह क्या डालेंगे, 3 स्क्वायर 9, 2 9 जा 18. एन शेल का नंबर कितना है, 4. 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16. 16 into 32. 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. क्लियर हो गया. और सो ऑन, आगे के जितने भी शेल होंगे, एन ओ पी क्यू जितने भी होंगे वो वैसे होते जाएंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड द आउटर मोस्ट शेल इज 8. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड करे जाते हैं आउटर मोस्ट में 8. भले ही यहाँ पर 18 हो, भले ही यहाँ पर 32 हो, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, 8 तक ही जाते हैं, फिर उसे आगे के शेल में भेज देते हैं. क्यों, क्योंकि मोस्ट स्टेबल नंबर क्या है, 8 है. मोस्ट स्टेबल नंबर क्या है, 8. तो आपकी बुक में भी जब आपने देखा कि आपको 18th नंबर का वो करना था, आर्गन, 18 नंबर का आर्गन आपके टेबल में 18 तक दिए हुए हैं, तो किस तरह से उन्होंने भरा है शेल्स में, हाउ दे हैव फिल्ड द इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द टेबल आर्गन, यू कैन सी कितने भरे हैं, 2 8 and 8. कैन यू सी कैसे फिल करें. वैलेंसी कितनी हो गई आर्गन की, 0. क्लोरीन कैसे भरा है, 2 8 7. मैक्सिमम कितने भेजे हैं सेकंड शेल में, 8. ठीक है, ये आपको टेबल याद करने के लिए बोल दिया था मैंने. The electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. अगर पूरे अंदर वाले शेल्स फिल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में नहीं जाएंगे. And the shells are filled in a stepwise manner. Atomic number of first 18 element is schematically shown in 4.4. Clear? Composition, ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए कॉपी में. जब आप थर्ड चैप्टर में इसको बना रहे थे तो मैं आपको सिर्फ 3 कॉलम बनाने को कहती थी, एलिमेंट, सिंबल और वैलेंसी. और अगर आप 4th चैप्टर में बनाओगे तो आप नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सारे बना के तब बनाओगे, KLM शेल बना के पूरा टेबल बनाओगे. ठीक है, क्योंकि आपको ये फिलिंग भी करनी है. अगर आप इसको फिल करोगे फिर वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. कैन यू सी द टॉपिक एवरीवन? Yes, ma'am. Read it. Anyone will read it? What is valency? जल्दी से. Valence is the combining capacity of an atom of an element. The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. If an atom's outermost shell is completely filled, they are inert or least reactive, and their combining capacity or valence is 0.
Of the inert elements, helium atom has 2 electrons in the outermost shell, and the atoms of other elements have 8 electrons in their outermost shell. Atoms having 8 electrons in the outermost shell is having octet configuration and are stable. ओके, सो वैलेंसी कॉम्बिनेशन कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितने बॉन्ड बना सकता है या उसको वो कितने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है ताकि बॉन्ड बन जाए। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम की 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 28 उसका शेल में भरते हैं तो 281 आता है। अब ये अपने लास्ट वाले को आराम से रिलीज कर सकता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, 7 ले तो नहीं सकता इसे 8 बनाने के लिए, बट 1 रिलीज कर सकता है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 1 प्लस, एक देने से चार्ज बनता है प्लस का, गिविंग इज पॉजिटिव थिंग एंड टेकिंग इज अ नेगेटिव थिंग। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी हुई तो इसकी वैलेंसी कितनी बन गई सोडियम की, Na प्लस, और +1 बन गई इसकी वैलेंसी, कितनी बन गई +1। तो कहने का मतलब है वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की और एलिमेंट की। इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट में होते हैं एटम के, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे। इफ एन एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड और इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बिकम 0। अगर वो 8 है उसके आउटर मोस्ट में, जैसे अभी हमने देखा था आर्गन में क्या हो रहा था, 2 8 और 8 18th नंबर था, तो 2 8 10 और 8 18, तो 8 थे उसके आउटर मोस्ट में, तो उसकी आर्गन की वैलेंसी कितनी आ रही थी, AR की 0 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 0। हाँ जी बोलो। Ma'am, we can also define it as that it is the last electron on the last cell after configuration. Yes, it is the last वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में बेटा थोड़ा सा फर्क है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही है, ये रिलेटेड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये फर्क है कि अगर मैं बात करूं आर्गन की ही, तो आर्गन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं, 8, और इसकी वैलेंसी कितनी बन रही है इसी वजह से, 0। ये रिलेशन है बस इसमें। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो उसका नंबर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बट जितनी कंबाइनिंग के लिए बचेंगे, जितने उसको 8 स्टेबल होने के लिए बचते हैं, या वो लूज करता है उनको या गेन करता है उनसे, तो जितने इलेक्ट्रॉन से वो कोई भी रिएक्शन करेगा वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैलेंसी, ठीक है। ऑफ द इनर्ट एलिमेंट्स, जो इनर्ट एलिमेंट है, यानी अभी जो आर्गन की बात करी, हीलियम की बात करी, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी नोबल गैसेज है। तो इनर्ट एलिमेंट्स में जैसे हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो उसमें भी अदर एलिमेंट्स में 8 होते हैं आउटर मोस्ट शेल्स में। तो आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट इसीलिए बोलते हैं, अगर 8 हैं उस किसी के शेल में तो वो कंप्लीटली फिल होता है और वो क्या होता है, स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लाकर। 8 इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट बताएंगे, इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इट्स नॉट स्टेबल। अगर पूरा पूरा फिल नहीं है, 8 नहीं हुआ है, तो तब तक वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, या तो लूज करके, या तो गेन करके, या शेयर करके अदर एटम्स के साथ अपनी ऑक्टेट फिल करने की कोशिश करेगा, यानी 8 बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है? अगर आउटर मोस्ट उसका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, वो अनस्टेबल रहेगा, तो वो कैसे गेन करेगा स्टेबिलिटी, इधर बाय लूजिंग और बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग, एंड इट विल बी ट्राइंग टू मेक द 8 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? The number of electron lost or gained or shared by an electron to attain octet configuration is known as capacity, combining capacity और valency। इसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी बोलते हैं एलिमेंट की। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट लॉस्ट और गेन। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया?
एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कैन इजीली लूज वन। हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, ये वन को आराम से लूज कर लेते हैं अपने और स्टेबल हो जाते हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। मैग्नीशियम है और भी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इजीली 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, एल्यूमिनियम की 3 हो गई। मैग्नीशियम इजीली 2 कर पाता है, तो मैग्नीशियम की क्या हो गई? 2 हो गई। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई? 2। ये Mg+2 है, मैंने इसका टेबल भी आपको याद करवाया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। हाइड्रोजन क्या हो सकता है? H+ हो सकता है। लिथियम क्या हो सकता है? Li+ हो सकता है, 1+। क्लियर हो रहा है? 1 वैलेंसी समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, और इसमें एक और है कार्बन। कार्बन शेयर करता है, ना लूज कर पाता ना गेन कर पाता, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने में या 4 इलेक्ट्रॉन को लाने में। इतनी एनर्जी नहीं होती एटम के पास खुद से, तो वो क्या कर सकता है? ना वो लूज कर सकता ना वो गेन कर सकता, तो क्या करेगा? शेयर कर लेगा। तो शेयरिंग कैपेसिटी से बनाएगा, तो उसकी पूरी की पूरी 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उसकी वैलेंसी होती है, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। कितनी होती है? 4 वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4। क्लियर हो रहा है? Yes, कार्बन की किसकी हुई है 4 वैलेंसी? कार्बन की। क्लियर हुआ? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट, ये सब बुक में दिए हुए हैं। आज का आपका होमवर्क यही होगा, सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको 18 के 18 के। क्लियर? okay, ma'am. इजी है, कोई हार्ड Okay, ma'am. नहीं, बना लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको बनाने हैं, ये इजी है ये सब। आपको बस इलेक्ट्रॉन का जितना भी नंबर है, हाइड्रोजन में आप कितना नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस बनाओ एक ब्लैक डॉट सा, और एक शेल बनाओ, एक ही शेल है इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन बना दो यहाँ पर, बस। लिथियम में कितने हैं? 2 हैं। न्यूक्लियस वापस से डॉट सा बना दो, उसमें कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर फर्स्ट हो गया एक शेल और दूसरा शेल। लिथियम में 2 नहीं है, 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम है, हीलियम का इन्होंने दिखाया, हीलियम का इधर दिखाया है नोबल गैसेस में, तीनों नोबल गैसेस का इधर दिखाया है। हीलियम इसमें भी मोस्ट स्टेबल है, आउटर मोस्ट में 2 हो गए। नियॉन इसमें भी, क्योंकि इसका 10 नंबर है तो 2 8 हो गए। ठीक है, और फिर इधर आया 18 आर्गन, तो ये लास्ट में दिखाए हैं, तो इधर भी इन्होंने शेल्स दिखाए हैं। तो ऐसे बनाना है। लिथियम का 3 है तो 2 अंदर वाले में आ गए, और 3 बाहर, 1 बाहर वाले में आ गया, 2 अंदर वाले में और 1 बाहर वाले में। ऐसे ही बना लेना सबके। क्लियर हो गया? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये टेबल पूरा याद हो जाए और ये पूरा का पूरा बन जाए अच्छे से। मुझे Okay, ma'am. एनसीईआरटी में से देखकर बताओ ये कौन से पेज पे दिया हुआ है, ताकि मैं होमवर्क दे दूं सही से। मैम 50। नहीं, पेज नंबर बताना है। पेज नंबर पेज नंबर 50 है। 50। Page number 3. ओके, पेज नंबर 50, चैप्टर 4। Yes, ma'am. Okay, Ma'am. I will give the atomic structures to draw first 18 elements. Homework. So with this I am ending the class. ठीक है, नोट्स पूरे कर लो जिसके भी नोट्स पूरे नहीं है, और ये डायग्राम बना लो। जितना आप अच्छे से बनाओगे उतना आपको एग्जाम में अच्छा आएगा मार्क्स। डायरेक्टली रिलेटेड है आप कितना इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है।